हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब हम विराम चिन्ह को समझ लेते हैं। तो विराम का अर्थ है रुकना। बोलते समय हमारी भाषा की गति में समानता नहीं होती है। बातचीत करते समय व्यक्ति किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देता है या कुछ समय के लिए रुकता है। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। देखिए, जब भी हम कोई बात बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हमारी जो बोलने की जो भाषा होती है वो एक समान नहीं होती है। कभी हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कभी नीची आवाज़ में, कभी थोड़ा रुक के बोलते हैं। तो ये जो हम रुकते हैं वहाँ पे कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। मौखिक भाषा को जब लिखित रूप देते हैं तो आशय स्पष्ट करने के लिए रुकने या विराम लेने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव दिखाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य विन्यास एवं भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। जब हम कोई बात किसी को बोलते हैं तो हमको पूरी तरह उसको बात समझाना है, अपनी बात स्पष्ट करना है। तो जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, तो वो बात क्या होती है? पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रचलित हैं जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है प्रश्न चिन्ह, पांचवा है विस्मयादिबोधक या जिसे हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, छठा है उपविराम, सातवां है निर्देशक रेखा चिन्ह, आठवां है विवरण चिन्ह, नौवां है लाघव चिन्ह, 10वां है उद्धरण चिन्ह, 11वां है कोष्टक और 12वां है योजक या विभाजक चिन्ह। चलिए अब सबसे पहले हम पूर्ण विराम को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो भी दर्शाया गया है। ठीक है। तो इसका प्रयोग सामान्य कथन के वाक्य के अंत में किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको सभी को ये चीज़ मालूम है कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के अंत में किया जाता है, लेकिन सिर्फ प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके उदाहरण है, सबसे पहला है आप आए तो सभी झूम उठे, है ना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और लास्ट में क्या लगा है? पूर्ण विराम। दूसरा है राजा बड़ा और सच्चा था। विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है अल्प विराम। ठीक है। तो जब किसी वाक्य में विराम या सांस की आवश्यकता हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ कंटिन्यू बोल रहे हैं, जैसे हल्का सा हमको एक सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। जैसे हमने पूर्ण विराम में क्या पढ़ा कि वाक्य के अंत में किया जाता है, उसी प्रकार अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। ठीक है। देखिए, किन किन अवस्थाओं में अल्पविराम का प्रयोग होता है इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए किया जाता है अल्पविराम का प्रयोग। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी लड्डू, पेड़े, जलेबी और रसगुल्ले लाए हैं। देखिए क्या बोला? एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। लड्डू, पेड़े, जलेबी सब एक ही प्रकार है ना मिठाइयों के, तो इनको जब हम अलग अलग लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है समान महत्व वाले उपवाक्यों को अलग करने के लिए। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्य प्रकाश देता है, वनस्पति को शक्ति प्रदान करता है और वर्षा में सहायक होता है। समान महत्व वाले, देखिए सूर्य के वजह से हम बताए ना, समान महत्व है कि प्रकाश भी देता है, वनस्पति को शक्ति भी प्रदान करता है और वर्षा में सहायक भी होता है ना। तो इन सबको अलग अलग करने के लिए क्या किया है? अल्पविराम का प्रयोग किया है। तीसरा है समान महत्व वाले शब्दों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, तुम कक्षा में पुस्तक, कलम और कॉपी लेकर आना। तो यहाँ पुस्तक, कलम और कॉपी क्या है? समान महत्व रखते हैं, पर इनको जब हम लिख रहे हैं तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। चौथा है
संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, वह कोशिश तो करता है लेकिन कविता नहीं पढ़ पाता। वह कोशिश तो करता है और लेकिन कविता नहीं पढ़ पाता, इनके बीच में किसका प्रयोग किया है? अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। पांचवा है तब, तो आदि के स्थान पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। पहला दिया है, जब मैंने देखा कि कमरे में चोर है मैंने उसे पकड़ लिया। तो कमरे में चोर है, इसके बाद क्या लगा है? अल्पविराम। तो ये किसके स्थान पर लगा है? तो के स्थान पर, ठीक है ना। दूसरा है, जब हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी खड़ी थी। तो जब हम स्टेशन पर पहुंचे उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। तो ये किसके स्थान पर किया गया है? तब के स्थान पर, ठीक है। आया समझ में आपको? छठा है, पत्र और प्रार्थना पत्र में अभिवादन, समापन और पता लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? सबसे पहले देखो, अभिवादन जब हम लिखते हैं, जैसे लिखा पूज्य पिताजी, प्रिय रानी जी, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे समापन में आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, शुभेच्छु, इन सब के बाद हम क्या करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे पता है तो हम पता लिखेंगे श्रीमती प्रियदर्शनी जैन, ठीक है ना। पूर्ण विराम लगा यहाँ तो, लेकिन क्या लिखा है? 606। 606 के बाद क्या लगा है? अल्पविराम लगा है। फिर लक्ष्मी नगर, फिर उसके बाद अल्पविराम लगा है। और दिल्ली, बाकी जो पूरा एड्रेस लिखा है, ठीक है ना। तो इस जगह अपने को अल्पविराम का प्रयोग किया हमने। सातवां है, हाँ या नहीं के बाद प्रयोग होता है अल्पविराम का। जैसे हाँ मैं वहाँ था, तो देखो हाँ के बाद अल्पविराम लगा है। दूसरा है, नहीं मैं वहाँ नहीं था, तो नहीं के बाद यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आठवां है आपका, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। जैसे जागो जागो दिन निकल आया, तो जागो जागो के बाद देखो अल्पविराम लगा है जागो और जागो के बीच में, ठीक है ना। तो लिखा ना एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आता है तब भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। नौवां है, उपाधियों को अलग करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे BA, MA, PhD, ठीक है ना। तो जैसे एक साथ 3 उपाधियाँ लिखी हैं, तो BA लिखा, BA के बाद कॉमा लगाया, MA लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है ना। 10वां है, जब किसी वाक्य में कर्ता के बाद एक उपवाक्य आ जाए और कर्ता क्रिया से दूर हो जाए तो कर्ता के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, सचिन का बेटा, ये कर्ता है, उसके बाद देखो क्या लगा? ये अल्पविराम लगा है। फिर लिखा है जिसने कल बढ़िया बल्लेबाजी की थी, ये एक उपवाक्य आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर कॉमा लगाया है, आज 0 पर आउट हो गया। आया आपको समझ में? चलिए अब विराम चिन्ह के तीसरे प्रकार अर्धविराम को समझते हैं। तो जहाँ अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकते हैं वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए आइए समझिए कि अल्पविराम से थोड़ा अधिक समय और पूर्ण विराम से थोड़े कम समय के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? अर्धविराम। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि अर्धविराम का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला है उपवाक्य पर बल देने के लिए। जैसे आपका उदाहरण दिया है, खूब मेहनत करो, और उसके बाद क्या लगाया? अर्धविराम लगाया। फिर लिखा पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो उपवाक्य पर बल दिया जा रहा है ना। दूसरा है जहां 2 उपवाक्यों में आपसी संबंध प्रकट हो, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया, जो आज हंस रहा है कल वही रो भी सकता है। ये 2 अलग अलग उपवाक्य है और इन दोनों में क्या होता रहा है? संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो इन दोनों उपवाक्यों के बीच में क्या लगाया है? अर्धविराम लगाया है। तीसरा है विपरीत अर्थ बताने वाले 2 उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, उसने मुझे गाली दी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। देखो ये 2 उपवाक्य दिए हैं लेकिन दोनों क्या है? अपोजिट हैं, विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि एक गाली दे रहा है और दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है। तो इन 2 उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। चौथा है क्यों, क्योंकि आदि कारणवाचक क्रिया विशेषणों से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, तेजस हॉकी नहीं खेला क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी। देखा ना, तेजस हॉकी नहीं खेला के बाद उन्होंने अर्धविराम लगाया, फिर क्या लिखा? क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। आया आपको समझ में?
चलिए अब हम विराम चिन्ह के चौथे प्रकार प्रश्न चिन्ह को समझते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखो, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। ये तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क उधर पे लगाते हैं। देख उदाहरण देखो, तुम घर कब आओगे, सामने वाले से हम प्रश्न कर रहे हैं ना, तो क्या लगा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। दूसरा है, क्या तुमने दवा पी ली, उसके बाद भी क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। विराम चिन्ह का पांचवा प्रकार है विस्मयादिबोधक, या जिसको हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक पदों, शब्दों या वाक्यों के बाद या संबोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई आश्चर्य प्रकट हो, उसके बाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे हे राम, हे कृष्ण, है ना, तो उसके बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है, पहला, वाह कितनी सुंदर कविता सुनाई, तो ये एक विस्मयादिबोधक शब्द है, तो उसके बाद इसका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण है, मोहन अब आ जाओ, विस्मयादिबोधक को हमने क्या बोला कि संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं, तो हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे यहाँ मोहन को संबोधित किया जा रहा है, तो उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आया समझ में। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है उपविराम, तो जहाँ किसी बात को अलग करके प्रकट करना हो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। देखो उदाहरण देखो, क्या दिया है, दहेज एक अभिशाप, तो यहाँ दहेज को एक अलग हटके बताया जा रहा है, तो उसके बाद कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, उपविराम का। ऐसे दूसरा उदाहरण है, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, तो कंप्यूटर को जो अलग से बताया जा रहा है, तो इसलिए उसके बाद उपविराम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगला प्रकार है निर्देशक रेखा चिन्ह। ठीक है, तो किसी बात का उदाहरण देते समय तथा कथोपकथन के नाम के आगे इस संकेत का प्रयोग होता है। क्या बोला, किसी बात का उदाहरण देते समय, है ना, या किसी कथोपकथन के नाम के आगे इस संकेत का प्रयोग होता है। आप इसको उदाहरण दे के समझिए, जैसे पहला उदाहरण दिया है अध्यापक, है ना, तो अध्यापक ने क्या कहा, है ना, उसके बाद लिखा है रहीम के दोहों का मुख्य संदेश क्या है, तो अध्यापक के बाद जो चिन्ह लगा है वो कौन सा चिन्ह है, निर्देशक रेखा चिन्ह। ठीक है, अब उसका जो उत्तर दिया है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी ने क्या जवाब दिया, तो विद्यार्थी के बाद क्या लगा है, निर्देशक रेखा चिन्ह। रहीम के दोहों का मुख्य संदेश अच्छी संगत का लाभ है। दूसरा उदाहरण है, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना, ये किसके द्वारा कहा गया है, लोकमान्य तिलक के द्वारा, तो ये उनका कथोपकथन है। ठीक है ना, तो उसमें क्या बोला, कथोपकथन के नाम के आगे, तो लोकमान्य तिलक के आगे रेखा चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना, आया आपको समझ में। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है विवरण चिन्ह, तो जहाँ किसी बात को उत्तर या उदाहरण के रूप में नीचे की पंक्ति में देना हो तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और ये जो विवरण चिन्ह है यह उपविराम और निर्देशक रेखा चिन्ह से मिलकर बना है। इसके उदाहरण देखिए, सबसे पहला है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, उसके बाद उन्होंने क्या लगाया है, विवरण चिन्ह लगाया है। ठीक है ना, अब कौन कौन सी रचनाएं उनको नीचे लिखा गया है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। आया आपको समझ में। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है लाघव चिन्ह, तो शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, आप लिखा है पंडित, और जब इसको हमको संक्षिप्त में तो शॉर्ट में लिखना है तो पा के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही है डॉक्टर, तो डॉक्टर के बाद जो खाली डा और ऊपर जो आधा चंद्र लगने के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। फिर इसके बाद है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसका जो लाघव चिन्ह यूज करके क्या लिखा है, BA। ऐसे लिखा है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करके क्या लिखा है, क्रा, प्रा और उ। ठीक है, अगला प्रकार है उद्धरण चिन्ह। जब किसी का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो उनका जो मूल कथन है उसको हमने काय में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ठीक है, देखिए पुस्तकों के नाम, उपनाम या व्यक्तिवाचक नाम इकहरे उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखे जाते हैं। इकहरे उद्धरण चिन्ह को हम क्या कहते हैं, सिंगल कॉमा,
ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, रामचरितमानस, ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है, तो इसको काय में लिखा है, सिंगल कॉमा में, इकहरे उद्धरण चिन्ह में, ठीक है। रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास की कृति है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, गोपाल दास नीरज अच्छे गीतकार हैं। तो जो नीरज है ये इनका क्या है, उपनाम है, तो उपनाम को काय में लिखा है हमने, इकहरे उद्धरण चिन्ह में, ठीक है। लोकोक्ति में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे वह तो मुंह देखकर बात करता है, किसी ने ठीक कहा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसको सिंगल कॉमा में लिखा है ना ये, कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ठीक है। आया समझ में। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक के प्रयोग को निम्नलिखित प्रयोगों से समझिए। सबसे पहला है, क्रम सूचक अक्षरों या अंकों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत के 5 राज्य हैं, है ना, तो उन 5 राज्यों के जब हम नाम लिखेंगे तो उनमें कोष्टक का प्रयोग करेंगे हमें ना। जैसे पहला दिया है हरियाणा, दूसरा दिया है दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा दिया है मध्य प्रदेश, 5वां बिहार। दूसरा प्रयोग है, कोष्टक में ऐसी सामग्री भी लिख देते हैं जो वाक्यों का अंश नहीं हो। जैसे उपवाक्य के 2 भेदों के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब जो 2 भेदों बता रहे हैं तो उनके नाम हम कहाँ लिखेंगे, कोष्टक में। क्या लिखा है, उपवाक्य के 2 भेदों प्रधान और आश्रित के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरा है, नाटकों में संवाद प्रस्तुति के हाव भाव का संकेत कोष्टक में दिया जाता है। कैसे, देखिए उदाहरण द्वारा, जैसे दिया है बालक, अब जो उसका जो हाव भाव है, बालक का हाव भाव क्या दिया है, रोता हुआ, तो रोता हुआ को हमने काय में लिखा है, कोष्टक में। फिर आगे लिखा है, अम्मा मैं चांद लूंगा। ऐसे दूसरा उदाहरण है, सिपाही, अब सिपाही का हाव भाव क्या है, क्रोध में, तो क्रोध में को हमने क्या लिखा है, कोष्टक में। अच्छा चोरी और सीना जोरी। आया समझ में। चौथा है, किसी कठिन या समानार्थी शब्द का अर्थ बताने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे लौकिक, लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक, तो सांसारिक को काय में लिखा है, कोष्टक में। लौकिक तथा पारलौकिक, अब पारलौकिक का अर्थ क्या होता है, ईश्वरीय, तो उसको काय में लिखा है, कोष्टक में। शक्तियों की टकराहट का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। आया समझ में। विराम चिन्ह का लास्ट प्रकार है योजक या विभाजक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे पहला है, शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे रात दिन, आते जाते, सुख दुख आदि। देखिए युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, तो यहाँ जो शब्दों के जोड़े दिए गए ना, रात दिन, आते जाते, सुख दुख, तो इनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा है बीच के अर्थ में, जैसे भारत पाक युद्ध हो सकता है, तो भारत और पाक के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तीसरा है तुलनावाचक, सा सी से पहले, जैसे लिखा है तुलसी सा, तो सा के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो तुलसी सा कवि दूसरा कौन है, ठीक है। आया समझ में। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।